हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप बिना किए लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग। ऑप्शन सी, इसका संधि विच्छेद होगा यसा प्लस द बराबर क्या हो गया? यशोदा। इसका संधि विच्छेद यही होगा। यहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद है। पवन का सही संधि विच्छेद बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पो प्लस अन बराबर पवन। यह अयाद स्वर संधि का उदाहरण भी माना जाता है। जहाँ ओ का मेल किसी अन्य स्वर से होता है वहाँ औ बन जाता है, इसलिए यहाँ पो प्लस अन बराबर पौन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। जिस सामाजिक पद का पहला पद प्रधान और अव्यय हो वहाँ क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। यहाँ यथा एक अव्यय है जिसका अर्थ शक्ति के अनुसार है। अगला प्रश्न हमारा, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए, जब किसी शब्द के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष का अर्थ निकलता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करते हैं, तब बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि पीला अंबर जिस, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान। यहाँ किसी तीसरे का निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नाक शब्द का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुल्लिंग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 33। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, का से लेकर हा तक। का से लेकर हा तक। हमारा अगला प्रश्न है, आग का तत्सम रूप क्या है? आग का तत्सम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। आग का संस्कृत रूप अग्नि ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत। ऑप्शन बी, सज्जन का संधि विच्छेद सत प्लस जन होता है। सत प्लस जन बराबर सज्जन हो गया। सत प्लस जन। यहाँ सत मूल शब्द के आगे जुड़कर नया अर्थ दे रहा है, इसलिए यह सत उपसर्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आस। ऑप्शन बी,
मीठा मूल शब्द में आस प्रत्यय जोड़ने से मिठास भाववाचक संज्ञा बनती है। प्रत्यय शब्द के अंत में प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगा होता है, शब्द के अंत में। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा, अमी, पीयूष या रसाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसाल। सुधा, अमी और पीयूष ये अमृत के पर्यायवाची ही है, जबकि रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द क्या है? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आगमन। ऑप्शन सी। गमन का अर्थ जाना होता है और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा? जाने का विलोम आना होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, आगमन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। वाक्य के लिए एक शब्द के अंतर्गत जो घटना या बात पहले कभी घटित ना हुई हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दुखी होना, पछताना, व्यर्थ काम करना या खो जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पछताना। ऑप्शन बी। अवसर निकल जाने पर व्यक्ति केवल हाथ मलता रह जाता है, जिसका अर्थ बाद में दुखी होना या पछताना हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब इसमें क्या गलत लिखा हुआ है? कवित्री, अनुग्रहित, सांसारिक या आशीर्वाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांसारिक। ऑप्शन सी गलत है। इसका शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाएगा, इसका शुद्ध रूप ये होगा। इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसीलिए इसका अशुद्ध माना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आद्य जननी क्या है? हिंदी की आद्य जननी क्या है? संस्कृत, पाल, प्राकृत या अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। ऑप्शन ए। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ है, इसलिए संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की आद्य जननी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हिंदी व्याकरण में कारक के कुल 8 भेद माने जाते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबंध हो गया, अधिकरण और संबोधन। जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं अधिकरण और संबोधन। तो आप लोग जान गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। सर्वनाम के
6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक। पहला पुरुषवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक और कितना हो गया? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो 6 कंप्लीट हो गए। हमारा अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक। पहला क्या हो गया? गुणवाचक। दूसरा परिणामवाचक, चौथा हो गया संख्यावाचक, तीसरा हो गया संख्यावाचक। और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो 4 कंप्लीट हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य। ऑप्शन ए, जहाँ वाक्य में क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से होता है और कर्ता की प्रधानता होती है, वहाँ कृतवाच्य होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन बी, 4। जैसे अव्यय विकारी शब्द के 4 मुख्य भेद होते हैं। अव्यय मतलब अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय बोधक। इस प्रकार के 4 भेद माने जाते हैं। अव्यय को विकारी शब्द भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कर्म की अपेक्षा हो, यानी कि जिसमें कर्म मौजूद हो उसे साकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो और वाक्य में क्रम का होना जरूरी होता हो, उसे साकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला है हमारा, महाकव्य में कौन सा समास है? महाकव्य में कौन सा समास है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रमधारय समास। जहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष महान है जो कवि हो, वहाँ क्रमधारय समास ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? पतन तो होगा नहीं। अपकर्ष, अपराध या औन्नत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपकर्ष। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति या उठाव होता है और इसका उल्टा शब्द है अपकर्ष, पतन या औन्नत होता है। तो विलोम पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, नयन में कौन सी संधि है? नयन में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयात संधि। ने प्लस अन बराबर क्या हो गया? नयन बराबर नयन। तो इसमें आयात संधि हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम क्या होगा?
आंसर करिए आप सभी। आकाश का बिलो क्या होगा? पाताल, धरती, अनंत या अंबर? तो इसका राइट आंसर होगा आकाश का बिलो पाताल होगा। आकाश का सही विपरीत शब्द पाताल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? जिसकी लाठी उसी का भैंस में सर्वनाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंध वाचक। संबंध वाचक, जिस सर्वनाम शब्द में दो अलग अलग बातों या व्यक्तियों के बीच संबंध का बोध हो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछ लेता है, तो इसको आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवित्री। कवित्री, ये कवित्री शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पेपर में पूछता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है। अगला है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ण या ध्वनि। मौखिक रूप से ध्वनि होगा। मौखिक रूप से अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ध्वनि। और अगर लिखित रूप से पूछेगा तो वो वर्ड हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तक पढ़ा, राम पुस्तक पढ़े, राम ने पुस्तक पढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, राम ने पुस्तक पढ़ी। व्याकरण के नियमों के अनुसार कर्ता के साथ ने विभक्ति लगने पर कर्म के अनुसार क्रिया आती है। पुस्तकी स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ी सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।